Good morning to everyone. Firstly, I introduce myself Abhishek Kumar. I am here to provide a lecture on your biology subject for the class 9. Firstly, if we are going to study about the biology, then we must know the definition of the biology, that what is biology. In basic and simple language, we can understand that biology is the branch of science in which we study about the living organisms, living beings, living things. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है, विज्ञान की बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में डीप नॉलेज एक्वायर करते हैं और वो डीप नॉलेज हमें मिलती है बायोलॉजी से। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, बायोलॉजी इज इन्वॉल्व इन आवर लाइफ। बायोलॉजी ही हमारे जीवन में इन्वॉल्व है। हम ईच एंड एवरी मोमेंट अगर हम देखें तो वो पूरी बायोलॉजी से ही डिपेंड है। अगर बायो की बात करें तो बायो तो हम खुद हैं, क्योंकि बायो इज लाइफ और लाइफ हम जी रहे हैं, हम लिविंग हैं। इफ वी टॉक अबाउट द बायो लाइफ, देन लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई थी, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो अगर हम बात करते हैं लाइफ, अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, कैसे एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म हुआ। ह्यूमन बॉडी फॉर्म कैसे हुआ, किस चीज़ से फॉर्म है, सेल से। और सेल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दैट्स आवर 9th class first chapter, the fundamental unit of life. Fundamental unit of life, that is the cell. हमारी बायो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स लाइफ की स्टार्टिंग ही इसी से है, यहीं से स्टार्ट होता है। मीन्स सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स सेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। सेल हियर स्टार्ट्स द लाइफ। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम a single cell or and that cell is known as zygote। आप सब जानते हैं कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है और उसी सिंगल सेल को हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट सिंगल सेल है, सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है। सेल्स हैं, सेल सिंगल सेल डिवाइड करेंगे सेल डिवीजन से, और फिर एक सेल, ढेर सारी सेल्स होंगी, ढेर सारी सेल्स एक साथ होकर टिश्यू को बनाती हैं। यू नो वेरी वेल, टिश्यू सारे टिश्यू एक साथ होकर टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और व्हेन टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म, देन टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द ऑर्गन्स, and then after organs form organ system, and then after the formation of organism takes place. These all things make an organism. So basic and fundamental unit of life is cell. Cell forms an, if we are talking about the cell, then firstly cell was discovered by whom and from where। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल जो होता है, आखिर कौन इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया होगा, किसने इसे पहले टाइम देखा होगा। सो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट टाइम उन्होंने सेल को देखा था। उन्होंने सेल को कहाँ से देखा था, ही फर्स्टली टुक ए कॉक ऑफ डेड कॉक। उन्होंने पेड़ की छाल ली, कॉक मीन्स पेड़ की बाग, छाल, उसमें उन्होंने उसका सेल्स फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा था, वो कॉक डेड थे। इसीलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम जो सेल्स को देखा था, उन्होंने फर्स्ट टाइम डेड सेल्स को देखा था। और उस टाइम 1665 में उन्होंने फर्स्ट डेड सेल देखा
जो कि एक कॉर्क था। और उस टाइम आपने जिससे हम सेल्स देखते हैं आई मीन माइक्रोस्कोप, उस टाइम बहुत मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप तो थे नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस टाइम थे नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो उन्होंने उसको बहुत अच्छे से तो नहीं देखा, लेकिन फर्स्ट डिस्कवरी का क्रेडिट उन्हीं को जाता है, रॉबर्ट हुक 1665 में। देन आफ्टर 1665 के बाद इन 1674 Leeuwenhoek with the improved microscope discovered free living cells in pond water. फिर in 1674, in 1665 रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को देखा एक कॉर्क में, और इन 1674 लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा। लीवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा इन ए पॉन्ड, इन ए फ्रेश वाटर पॉन्ड, इन ए पॉन्ड वाटर। उन्होंने फ्री लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग सेल को एक पॉन्ड वाटर में देखा। उन्होंने 1674 में लीवेनहॉक ने, इसने लीवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने एक फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखा। देन दिस टाइम दे सी a free living cell, but what Robert Hooke saw that was a dead cork cell. But in 1831 Robert Brown, in 1831 after so many years time gap, in 1831 Robert Brown 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने उस सेल में उन्होंने सेल का न्यूक्लियस देखा। सो द न्यूक्लियस ऑफ सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। लेटर ऑन इन 1839 पुरकिंजे, a scientist named in 1839 in 1839 scientist named Pukenze has first named the fluid liquid present in cell the name protoplasm. He firstly discovered the name protoplasm for the fluid which is filled in a cell. एक सेल में न्यूक्लियस होता है, फ्लूइड होते हैं, सेल में ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इन्होंने कैसे वो आए, उनका नाम कहाँ से मिला, कौन दिया, ये था 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक डेड कॉर्क सेल देखा, डेड सेल। 1674 में उन्होंने फ्री लिविंग सेल देखा, लीवेनहॉक ने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल का न्यूक्लियस देखा, एंड इन 1839 पुरकिंजे ने सेल के फ्लूइड को नाम दिया, दैट इज द नेम प्रोटोप्लाज्म। So it's the history of the cell, how cell discovered, who named the cell nucleus, who found the cell protoplasm, and who found the dead and living. And after that in 1865 in 1855 Virchow, named scientist Virchow, उन्होंने सेल थ्योरी दी एक डिफरेंट मायने में। उन्होंने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स। उन्होंने क्या बताया, सेल्स में कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट क्या 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 होता है, क्या नाम होता है, उसी को सेल थ्योरी। तो Virchow in 1855 provided us the cell theory, but later in 1940 when electron microscope coming word,
इन 1940 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद सेल को और भी वेरिड और भी अच्छे से और भी बड़े जानकारी के तौर पे उसके बाद में इसकी स्टडी की गई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही सेल की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिली। Then after the discovery of microscope, electron microscope, each and every organism get its own name. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब रचना हो गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में आ गया, तो फिर ये पता चला कि एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं, एंड सो ऑन वेरिड नॉलेज कम्स टू अस. So electron microscope helps us to study the cell in deep. So what about the cell? Cells type. Up to now, this is the history of the cell. But after the discovery of electron microscope helps us to study the cell in a very varied manner. Electron microscope tells us about the shape and sizes of the cells. As electron microscope tells us that any single cell may be an organism, for example amoeba. So what is the shape and size of the cell, it also we know from the electron microscope. अभी तक तो ये था कि सेल की हिस्ट्री क्या थी वो हमने देखा, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब 1940 में हुई, उसके बाद से हमने सेल के बारे में एक वेरी डीप नॉलेज एक्वायर की है. डीप नॉलेज इन सेंस सेल्स के शेप, साइजेस, सभी चीज़ों के बारे में जाना है. और फर्स्टली ये चीज़ हमने जाना कि एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अब ये सोचिए एक ही सेल है, वो एक ऑर्गेनिज्म है और वन सेल परफॉर्म हिज ऑल बॉडी फंक्शंस, ईटिंग, डाइजेशन वगैरह वगैरह जितने भी फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है, दैट इज सिंगल सेल अमीबा. एंड वी ऑल्सो नो दैट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन होता है, वो क्यों स्पेशल होते हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में भी जाना. So after the discovery of electron microscope, we know very detail about the cell. So if we talk about the cell is of very different kinds. Some smooth cells, some are round shaped, some are zigzag, some are round circular, and some are ring shaped, and so other. For example, if we talk about the muscle cells, they are smooth. Muscle cells are smooth cells. And if we talk about the ovum, it is rounded in shape. If we talk about the sperm, it is like this. And so many shapes are there. If we talk about the nerve cell, it is of different type. So cells have very different shape and size. So cells are of different shape and size depend on their functions. The shape and size of cell is completely depend on the function of the cell. For example, nerve shape perform the function of messaging to the nerves. So it is of different type. Sperm cell has need to be motile structure, so it has a tail-like structure. Ovum cell is fixed. Ovum cell is fixed and rounded, so it has rounded structure. Muscle cell is smooth because its muscles have to do contraction and relaxation work. So muscle cells are smooth cells. So by the discovery of electron microscope, we know very detail about the shape and size of the cell. This shape and size of the cell, shape और size जो सेल की है वो हमें पता चली है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही. और शेप और साइज सेल की कंप्लीटली डिपेंड है उनके फंक्शन पे. कौन सा सेल कौन सा फंक्शन करता है उसका शेप उसी टाइप में होगा. जो सेल जिस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा उसका
स्ट्रक्चर भी उसी तरह होगा। अभी तक तो हुआ सेल के बारे में, लेकिन अब एक अगर हम बात करें एक सिंगल सेल की, तो एक सिंगल सेल में होता क्या क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, या व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मीन्स एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो अगर आपसे पूछे थे कि ह्यूमन बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो somebody have tell lungs, heart, stomach, liver, intestine, and so many things. So the hand, leg, these things, eyes, mouth. So these are the structures of human body. So what are the structure organization of cell? We are going to study here what are the structural organization of a cell. If we talk about the structural organization of a cell, all the structures present in a cell are known as cell organelles. जितने भी स्ट्रक्चर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, वो चाहे जो भी हों, उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अगर हम किसी भी एक सेल, इफ वी टेक ए सिंपल सेल, हम अगर ओनियन की सेल ले लें, उसमें देखें, ये चाहे हम अपने टंग की सेल ले लें, चाहे अपनी स्किन की सेल ले लें, सब में 3 मेन फीचर्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें सेल में जरूर मिलती हैं। फर्स्ट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, the outermost covering of a cell. Second is the cytoplasm or protoplasm, the fluid content of the cell, and third is the nucleus. ये तीनों एक सेल की बेसिक स्ट्रक्चर है जो ईच एंड एवरी सेल में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन होती है, उसी तरह सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड इज द साइटोप्लाज्म। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड भरा होता है, ईच एंड जो ह्यूमन बॉडी की फ्लूइड होती है वो ब्लड होती है, उसी तरह सेल की जो फ्लूइड होती है वो साइटोप्लाज्म होती है। And third is the nucleus. Nucleus is the central part of the cell. Central part of the cell. इन ये तीनों चीजें किसी भी सेल में जरूर मिलेंगी। If we see any cell from the microscope, these all 3 things are similar in each and every cell. These all 3 things we see in each and every cell. Then let's talk about the plasma membrane, which is the first cell organelle, plasma membrane. If we talk about the plasma membrane is also known as cell membrane. As I told you earlier, plasma membrane is the outermost covering of the cell. So it is also called as cell membrane. This membrane separates the cell organelles from its external environment. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, ये किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को उसके आउटर इन्वायरमेंट से अलग रखती है। वो आउटर इन्वायरमेंट में और इन सेल ऑर्गेनेल्स को मैशअप होने से बचाती है, मिक्सअप होने से बचाती है। जैसे हमारी स्किन हमारे बॉडी के पार्ट्स को और हमारे सराउंडिंग्स को मैशअप होने से बचाते हैं, एक दूसरे में मिलने नहीं देते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर की काम करते हैं। सो प्लाज्मा membrane is also work the same. Plasma membrane is the protective most layer, outermost protective layer of the cell.
It also perform the same function that our skin performs too. ये भी वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो हमारा स्किन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन क्या क्या करता है. हमारा स्किन किसी भी बाहरी चीज़ को हमारे अंदर नहीं जाने देता है. हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे चला जाता है क्या अंदर नहीं जाता है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो वर्क्स द सेम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल मटेरियल नॉट इंटर इन द सेल मेम्ब्रेन इन द सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किसी भी एक्सटर्नल मटेरियल को सेल में एंट्री नहीं करने देता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंट्री उन्हीं चीज़ों को करने देता है जो नेसेसरी हैं, जिनका एक्सचेंज आउट गोइंग एंड इनकम जिनका इन एंड आउट होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द exchange of water and nutrients only, and protein molecules and so on, which and what's the matter that plasma membrane only allows the nutrient to enter in the cell to make cell healthy, but it doesn't allow any external component to enter in the cell, because foreign agents or external agent may have damage or may harm to us or may damage to cell, may harm to cell. It does not going to allow any foreign element to enter in the cell, as it is not allowing each and every object, each and every substance to enter in the cell. So it is also known as selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. SPM. Because it is not allowing each and every object to enter in the cell, so it is known as SPM, selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane means it allows only nutrient molecules to enter in the cell, not any other foreign elements that can damage or harm to the cell. So there must be a question, if it is selectively permeable membrane, then what are the selectively selected substances which can go inside the cell? For example, if we talk about the oxygen and carbon dioxide is required, oxygen, if we oxygen require cells require oxygen. If we talk about the oxygen, then how oxygen go inside the cell? If we talk about that topic, कि अगर ऑक्सीजन जरूरी है, वो सिलेक्टेड सब्सटेंस ऑक्सीजन है जो उसके अंदर जाना चाहिए सेल के, और सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो फिर ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता कैसे है? ऑक्सीजन इंटर्स इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल में जाता है. Then we have to know what is the diffusion, what is the definition of diffusion. The diffusion, the movement of any substance from its higher concentration to its lower concentration is known as diffusion. Diffusion is the process from which any substance moves from its higher concentration to its lower concentration. Suppose ये सेल है और ये आउटर सब्सटेंस है, इसका आउटर सराउंडिंग है. अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसको इस सेल के अंदर जाना है, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, हर जगह O2 है और अंदर O2 कम है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ से O2 इनसाइड ऑफ द सेल चला जाएगा. सो डिफ्यूजन प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच intake of substances take place in cell. So what is diffusion? Spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low, or spontaneous movement of any substance from its high concentration to its lower concentration is known as diffusion. Diffusion is the process by which intake any substance enter in the any selected substance enter in the cell. So diffusion plays an important role in the exchange of gases too. Diffusion gases के exchange में भी important role play करता है. But as you can study here that plasma membrane is a semi-permeable membrane. That is, it is
is a SPM, selectively permeable membrane. It is not going to pass each and every substance. Then there is a process which is known as osmosis. Osmosis is the process in which any substance goes from its higher concentration level to its lower concentration level through a selectively permeable membrane or semi-permeable membrane. This process is known as osmosis. So osmosis process also occurs here because plasma membrane is an semi-permeable membrane. It only allows some substances to go from its higher concentration level to its lower concentration level. It is not allowing any foreign element to go from the higher concentration to lower concentration. So along with diffusion, osmosis also helps in the exchange of gases and nutrition from the cells. It also helps in it also occurs in unicellular freshwater organisms. The same process, osmosis, also occurs in unicellular freshwater organisms like, and most plant cells tend to gain water through osmosis. Many single cell organisms have need water. Each and every organism need water in their life. So if single cell organisms gain their water from this process, osmosis. Osmosis plays an important role in providing the water to the single cell organism. As we know that as this plasma membrane is flexible, as we know that the plasma membrane is a flexible membrane cell, so it helps. Plasma membrane is flexible and made up of organic. This plasma membrane is made up of organic substance named lipid. Plasma membrane is made up of organic substance named lipid. We can't see the structure. We can only see this plasma membrane structure by the help of electron microscope. As the plasma membrane is made up of lipid and it is much more flexible, hence helps the unicellular organisms like amoeba to take in the food and excrete out the waste. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल सेल है, फ्लेक्सिबल होता है, उसका शेप साइज डिफरेंट होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को खाना अंदर लेने में, सेल के एंड जो बचा हुआ वेस्ट है उसको बाहर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा सीडोपोडिया फॉर्मेशन द्वारा ये प्रोसेस होता है। सो आज हमने आज के लेक्चर में क्या क्या जाना? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द सेल हिस्ट्री। आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के बारे में जाना, सेल की हिस्ट्री के बारे में जाना, दैट हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ग्राम, हु डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन। तीसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, एंड द फोर्थ लास्ट वन हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनता है, फंक्शन क्या है इसका, ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, सेल ये सेल का मेम्ब्रेन है। सो आज हमने बेसिक 4 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।